नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। मैं हूं स्वाति रायना। 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर से कहा है कि सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि वित्त मंत्री ने यह कहा कि जीएसटी को लेकर जीएसटी काउंसिल में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर सवाल उठाए थे। अमित मित्रा का कहना था कि जीएसटी को लेकर अभी तैयारियां पूरी नहीं हैं और इसे 1 जुलाई से लागू करना संभव नहीं होगा। उन्होंने जीएसटी नियमों में भी बदलाव की मांग की थी। उनका कहना था कि एसएमईज इसके लिए अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं। अब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अब तक काउंसिल के सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं। सवाल ऐसे में उठ रहा है कि 3 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ राज्य अड़ंगा तो नहीं डालेंगे। हालांकि अरुण जेटली ने कहा कि सरकार जीएसटी के लिए पूरी तरह से तैयार है। GST decisions are all taken by consensus. And so far, we have succeeded in maintaining that consensus. I can only share with you that at the Srinagar meeting of the GST Council, ministers from almost every state who spoke to me were absolutely clear about maintaining the 1st July date. And we are in a state of preparedness for the 1st of July. अरुण जेटली जी कहते हैं कि तैयारी पूरी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा था कि जीएसटी को लेकर तैयारी पूरी नहीं, 1 जुलाई से लागू करना संभव नहीं। लेकिन अमित मित्रा की बातों को खारिज करते हुए रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने भी कहा था कि जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अधिया ने कहा कि जीएसटी को लागू करने में देरी होने की कोई संभावना है ही नहीं, 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। अमित मित्रा ने दूसरी ओर कहा कि जब तक जीएसटी से जुड़े मुद्दों को सुलझा नहीं लिया जाता, पश्चिम बंगाल विधानसभा में बिल पास नहीं होगा। मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से इस पूरी खबर पर और बातचीत करते हैं। आलोक, जीएसटी के लिए सरकार की सभी तैयारियां पूरी, खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली, रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया कह रहे हैं। अमित मित्रा कहते हैं कि तैयारियां पूरी नहीं। अब जो 3 तारीख को बैठक होने जा रही है, उस पर इसका कुछ इम्पैक्ट दिखेगा? देखिए, 3 तारीख को जो बैठक है, मुख्य मुद्दा उसमें यह है कि जो 6 कैटेगरी के रेट अभी तय नहीं हो पाए हैं, उसको डिस्कस करना है, जिसमें गोल्ड से लेकर टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, फुटवेयर, इन तमाम चीज़ें हैं। तो ये इन 6 कैटेगरी पर जीएसटी रेट को फाइनलाइज करना है। इसके अलावा जो मीटिंग का एजेंडा है वो है कि जो जीएसटी प्रिपेयर्डनेस है उसको लेकर बात करनी है, और कई सारे जो तमाम जो लोगों के रिप्रेजेंटेशंस आ रहे हैं जीएसटी रेट को लेकर, जो ग्रीवांसेस आ रहे हैं, उसको भी एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। अगर किसी को लग रहा है कि किसी को इससे नुकसान हो रहा है या उसको थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश होगी, तो वो 3 जून को बैठक में होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो जीएसटी को लेकर कोई कन्फ्यूजन फिलहाल नहीं है। तमाम जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज सब पास किए गए हैं। एक एक शब्द, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप सभी राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मंत्री हैं, उनकी सहमति से किए गए हैं। तो ऐसे में अब ये कहना कि कोई उसमें अभी तक बात अधूरी है या पूरी अभी तक कई सारे क्लॉज बाकी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमित मित्रा की, पश्चिम बंगाल के जो वित्त मंत्री हैं, उनकी अपनी हो सकती है और कोई पॉलिटिकल मजबूरी हो जिसकी वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जो वित्त मंत्रालय के कहना कि 1 जुलाई से लागू करना संभव नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ इसको एसजीएसटी को नहीं पास करेंगे, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो जीएसटी लागू करना है उसके लिए 50% राज्यों के को रेटिफिकेशन जरूरी है, और ऐसे में अभी 22 राज्यों ने एसजीएसटी अपने यहाँ पास कर लिया है। तो ये 50% से ज़्यादा राज्य हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर सरकार चाहे तो 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटीएन जो नेटवर्क है जिसके जरिए जीएसटी लागू करना है, उसकी भी प्रिपेयर्डनेस लगातार चल रही है। कल ही कैबिनेट सेक्रेटरी की यहाँ बैठक हुई थी, उसमें तमाम जो सीबीएसई के अधिकारी थे गए थे। उसके बाद भी प्रिपेयर्डनेस की परीक्षा ली गई, और इसके बाद भी 6 तारीख को प्रधानमंत्री एक आखिरी तौर पर एक पूरे जीएसटी को लेकर एक प्रिपेयर्डनेस के लिए एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। तो ये तमाम चीजें ये बता रही है कि जीएसटी को लेकर सरकार कितनी एडवांस स्टेज में है। वाकई आलोक, क्योंकि जीएसटी से, जी बिल्कुल आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जीएसटी से जीडीपी में तेजी आने का भी
जो अनुमान है वो सरकार जता रही है। यहां तक कि जनवरी से मार्च तिमाही के अनुमान से खराब जीडीपी आंकड़ों पर खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसके लिए कई वजहें जिम्मेदार है। वित्त मंत्री ने नोटबंदी के चलते जीडीपी में गिरावट की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया। अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी लागू होने से पहले से ही स्लो डाउन दिखने लगा था। आपको बताएं, जनवरी मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ गिरकर 6.1% रही है। That in the current global situation, a 7 to 8% growth, which is at the moment the Indian normal, is a fairly reasonable, by global standards very good, by our own standards fairly reasonable level of growth. And I'm sure as the impact of all these policies holds out, this certainly will be beneficial. I see no reason why there would be any adverse impact of the GST. The GST by itself should normally add to growth. The incidence of the tax is going to come down. So it is like a tax cut which will both reduce prices and increase consumption. So the analogy between demonetization and GST are, I think, completely off. We expect that there may be some teething implementation challenges of the GST, but the economic effect of a tax cut would be positive both to reduce inflation and to stimulate consumption. So that needs to be kept in mind. आगे बढ़ते हैं। अब सरकार ने एयर इंडिया को बेचने की कोशिशें तेज कर दी हैं। एयर इंडिया में विनिवेश के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नीति आयोग ने अपना प्रस्ताव सिविल एविएशन मंत्रालय को सौंप दिया है। अब सिविल एविएशन मंत्रालय को एयर इंडिया के विनिवेश पर मैकेनिज्म तैयार करना है, इसके निजीकरण पर फैसला लेना है। नीति आयोग ने अपने प्रस्ताव में एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव दिया। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कहा कि एयर इंडिया को किसी घरेलू इन्वेस्टर को ही बेचा जाना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने इस पे ऑलरेडी टिप्पणी की थी और नीति आयोग ने अपना सुझाव सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को दिया है और अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा जो सारी संभावनाएं हैं कि किस प्रकार से उसके डाइवेस्टमेंट का प्रयास किया और या उसके प्राइवेटाइजेशन का प्रयास किया जा सकता है। आइए आपको सुनाते हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डीडी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में एयर इंडिया के विनिवेश पर क्या कहा था। तो एयर इंडिया चलाने के लिए आपने 50,000 करोड़ लगाया हुआ है। वो सरकार का मतलब आपका पैसा है, वो स्कूल एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता था। और दुनिया भर में और इस देश में अगर 87% और 86% ऑफ द एयर फ्लाइंग कैन बी हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, अगर 86% प्राइवेट सेक्टर हैंडल कर सकता है तो 100% भी कर सकता है जी। और इसलिए ये जो पुरानी नोशन है एयर इंडिया बनी रहे। अगर कोई अच्छी मैनेजमेंट आती है, सरकार में एक बहुत अच्छी थिंकिंग है इसको लेकर, इस 50,000 करोड़ में से लगभग 20-25 हजार करोड़ तो जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसकी वैल्यूएशन है और बाकी डेट का क्या करना है, कुछ एसेट्स हैं एयर इंडिया के पास। और इसलिए सिविल एविएशन मंत्रालय पूरे कदम उठा रहा है इन सब पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने की दृष्टि से। वहीं एयर इंडिया कर्मचारी यूनियन ने एयरलाइंस के प्रस्तावित बिक्री का विरोध किया है। एयर कॉर्पोरेशंस एम्प्लॉयज यूनियन यानी ICEU ने कहा कि ये एक तरफा फैसला है। यूनियन ने प्रस्तावित बिक्री के खिलाफ आंदोलन करने की धमकी भी दी है। यूनियन के मुताबिक मीडिया में आ रही खबरों से कर्मचारी काफी ज्यादा अचंभित हैं। मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, एक तो नीति आयोग का प्रस्ताव की 100% हिस्सेदारी बेच दी जाए एयर इंडिया की, वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना कि किसी घरेलू इन्वेस्टर को बेचा जाना चाहिए, वहीं एयर इंडिया जो यूनियन है उनका यह कहना है कर्मचारी यूनियन की एक तरफा लिया गया फैसला है, वो बिल्कुल भी इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं और यूनियन ने प्रस्तावित बिक्री के खिलाफ आंदोलन करने की भी अब धमकी दे डाली है। ऐसे में एविएशन मंत्रालय के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एयर इंडिया विनिवेश को कैसे आगे बढ़ाएं। आलोक सुन पा रहे हैं? चलिए आलोक से एक बार फिर से संपर्क बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि एयर इंडिया विनिवेश को लेकर अब जो पूरी तरह गेंद है वो एविएशन मंत्रालय के पाले में है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से कहा है कि विनिवेश पर जो फैसला है एविएशन मंत्रालय ही लेगा। एविएशन मंत्रालय पर, माफ कीजिए, विनिवेश पर एविएशन मंत्रालय अब फैसला लेगा। आलोक, ऐसे में 100% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव, घरेलू इन्वेस्टर को देने का प्रस्ताव, वहीं एयर इंडिया यूनियन जो है वो इसका विरोध कर रही है। एविएशन मंत्रालय कैसे आगे बढ़ेगा?
देखिए, सरकार में इस बात को लेकर काफ़ी एडवांस लेवल पे सोच है कि एयर इंडिया जैसे जो करीब 50-55 हज़ार करोड़ के डेट में डूबा हुआ है, यहाँ पर कोई और टर्न अराउंड का कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ऐसे में सरकार का ये मानना है कि कहीं ना कहीं किसी अच्छे मैनेजमेंट को देना ही इसके लिए बेहतर होगा। हो सकता है कि इसमें जो यूनियन है वो विरोध कर रहा होगा, लेकिन लगता नहीं है कि एयर इंडिया के टर्न अराउंड के लिए सरकार कोई विशेष प्रयास करेगी या कोई फिर बेल आउट के लिए कोई पैकेज अनाउंस करेगी। सरकार इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एयर इंडिया में जो 100% स्टेक बेचने का फैसला है, सरकार काफ़ी आगे बढ़ चुका है और हमारी जो जानकारी है, हमारे सूत्र बताते हैं कि जल्द ही इसको कैबिनेट में लाया जाएगा और जो करीब 30-35 हज़ार करोड़ के जो डेट बचा हुआ उसको राइट अप करने की भी कोशिश की जा सकती है। राइट अप करने का भी फैसला लिया जा सकता है। तो एयर इंडिया को लेकर विनिवेश का फैसला काफ़ी एडवांस स्टेज में है। प्रधानमंत्री कार्यालय को मालूम है, एविएशन मिनिस्ट्री को मालूम है और अभी इसको देखना होगा कि कितनी जल्दी एविएशन मिनिस्ट्री इसका प्रपोजल बना के कैबिनेट में भेजती है, क्योंकि जो भी बड़े अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट के टॉप सोर्सेज हैं, वो यही कह रहे हैं कि एयर इंडिया का विनिवेश होना एकदम से लाजमी है और ये इसका फैसला जल्द ही लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी खबर पर और जानकारी देने के लिए। वैसे एयर इंडिया के लिए खरीदार ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार एयरलाइंस पर कर्ज का बोझ कम करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया के कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, जिसके लिए सरकारी बैंक्स जल्द ही एयर इंडिया के साथ बातचीत भी शुरू करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। एयर इंडिया को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी जोर पकड़ रही है। नीति आयोग के प्रस्ताव और प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल के बाद अब एयर इंडिया को निजी हाथों में सौंपने लायक बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पहले एयर इंडिया के ऊपर कर्ज के बोझ को कम किया जाएगा, जिससे एयर इंडिया को बेचने में आसानी हो। ऐसा दूसरी बार होगा जब एयर इंडिया के कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक कर्ज कम करने के लिए सरकारी बैंक्स जल्द ही एयर इंडिया के साथ बातचीत शुरू करेंगे। एयर इंडिया पर 46,570 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से करीब 16,000 करोड़ रुपए एयरक्राफ्ट खरीद के लिए था। इसके अलावा 7,400 करोड़ रुपए के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जारी किए गए। इसके अलावा 23,400 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन भी था। इस रकम को एग्जिम बैंक और विदेशी संस्थानों के जरिए जुटाया गया था। इसके अलावा सरकार ने गारंटी भी दी थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार एयर इंडिया की जमीन और अन्य असेट्स बेचकर वर्किंग कैपिटल लोन्स को रिस्ट्रक्चर करना चाहती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले 25 बैंकों का कंसोर्शियम एयर इंडिया को वर्किंग कैपिटल मुहैया कराता है। नीति आयोग ने एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव दिया है और आयोग का मानना है कि एयर इंडिया में सरकार काफी पैसा भी लगा चुकी है और अब इसमें ज्यादा वक्त तक टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं लगाया जा सकता। मैं समझता हूँ कि अब हमें रिवाइवल कई बार इसमें हम कर चुके हैं। इसमें काफ़ी सरकार ने पैसा लगाया भी है, पब्लिक मनी है, ये टैक्स पेयर का मनी है। इसको कब तक हम टैक्स पेयर के पैसे को लेकर इसमें लगाते जाएं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि अब हमें एक बार जो है इसका प्राइवेटाइजेशन भी देखना चाहिए। इससे पहले भी एयर इंडिया के कर्ज को इक्विटी में बदलने की नाकाम कोशिश हो चुकी है। बैंकों ने एयर इंडिया में शेयर लेने से इनकार भी कर दिया था। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि एयर इंडिया को किसी घरेलू इन्वेस्टर को ही बेचे जाना चाहिए। ऐसे में एक बात साफ है कि महाराजा को बेचने के लिए हर संभव विकल्प तलाशे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश में तेजी से बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए अब सरकार डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए योजनाएं बना रही है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सभी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपनियों के लिए साइबर या फिर डिजिटल ऑडिटिंग को जरूरी बनाया जाएगा। ये ऑडिटिंग सरकारी और निजी कंपनियों दोनों पर लागू होगी और साथ ही आईटी कानून में डिजिटल ऑडिटिंग को जरूरी बनाने पर काम चल रहा है। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हाल ही में रैंसमवेयर वानाक्राई के अटैक के बाद देश में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल संस्थानों की साइबर सुरक्षा के लिए सरकार हरकत में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक देश में डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपनियों के लिए फाइनेंशियल ऑडिटिंग की तर्ज पर साइबर या डिजिटल ऑडिटिंग को जरूरी बनाया जाएगा। इस तरह की ऑडिटिंग को सरकारी और प्राइवेट कंपनियों दोनों के लिए जरूरी बनाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों का कहना है कि दुनिया भर में तेजी से बढ़ते साइबर खतरे को देखते हुए
पिछले हफ्ते हुई बैठक में साइबर सुरक्षा पर खास जोर दिया गया। इतना ही नहीं, नए आईटी कानून में डिजिटल ऑडिटिंग को जरूरी बनाने पर काम चल रहा है। डिजिटल ऑडिटिंग के लिए एक स्टैंडर्ड बनेगा जिसके आधार पर सभी कंपनियों की ऑडिटिंग होगी। सभी कंपनियों को इस पैमाने पर खरा उतरना होगा। अब जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी इंक्लूड करेंगे वहाँ वहाँ आपको साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। चाहे आपकी बैंकिंग हो, पब्लिक यूटिलिटीज़ हों, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपनी आ जाती हैं, वाटर कंपनी आ जाती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। आपने देखा होगा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सारा टैक्स कलेक्शन पे जोर दिया जा रहा है कि ये ऑनलाइन पेमेंट हो। तो हर एक फेस ऑफ लाइफ के अंदर आईटी आ चुका है। तो जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी आएगी वहाँ वहाँ थ्रेट परसेप्शन बढ़ता जाएगा, तो उसको हमें फोकस करना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक साइबर और डिजिटल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए सभी कंपनियों को उनके टर्नओवर के आधार पर साइबर सुरक्षा के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट खर्च करना होगा। इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR की तर्ज पर जरूरी बनाने की योजना बन रही है। साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड पूरा नहीं करने वाली कंपनियों पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली सभी कंपनियां जिनका सर्वर भले ही देश के बाहर हो, लेकिन भारतीय ग्राहकों के डेटा को उन्हें देश में ही रखना होगा। नए आईटी कानून में डेटा लोकलाइजेशन को जरूरी बनाया जाएगा। पिछले हफ्ते हुई बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC और CERT इनको वक्त के हिसाब से ज्यादा एडवांस बनाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, RBI को बैंकों के साइबर मैनेजमेंट के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इस पर रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं और उस पर काम भी शुरू हो गया है। पॉलिसी के लेवल पर तो सरकार कई अहम फैसले ले रही है, पर सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, क्योंकि इसके बिना इन योजनाओं को जमीन पर उतारना आसान नहीं होगा। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। चलिए, हमारे सहयोगी प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर होगा, लेकिन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट सबसे बड़ा खतरा है इस टाइम पर। इतने बड़े पैमाने पर सभी कंपनीज में लागू करने के लिए कैसा मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा? कितना आसान है, कितना मुश्किल है? देखिए, ये मुश्किल तो है, और क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना सरकार की चुनौती है सरकार के सामने, और इसके ऊपर खर्च भी करने पड़ेंगे। उसको लेकर एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है। उसको लेकर जो नया IT लॉ फ्रेम किया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, उसमें कानून काफ़ी कड़े किए जाएंगे। कंपनियों को इस बात की जवाबदेही उनकी तय की जाएगी कि आपको फाइनेंशियल ऑडिटिंग की तरह से साइबर ऑडिटिंग को भी कंपलसरी बनाया जाएगा, और टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे इसकी ऑडिटिंग होगी। इसके अलावा जो अहम चीज़ है कि अगर कोई कंपनी इसको फॉलो नहीं करती है तो उसको इसके लिए पेनाल्टी देना होगा, क्योंकि दुनिया के कई देशों में जो साइबर ऑडिटिंग है वो मैंडेटरी है। जैसे कि अमेरिका के ASOX के तर्ज पे, जहाँ पे जो भी लिस्टेड कंपनी है उसको साइबर ऑडिटिंग उसके लिए मैंडेटरी है। तो ऐसी इंडिया में भी इस पॉलिसी को लागू किया जाए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से रैंसमवेयर के अलावा काफ़ी टाइम टू टाइम साइबर थ्रेट आते रहते हैं, और हमारा जो सिस्टम है उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं। ये भी एक रिपोर्ट आई है, और इस जो लास्ट वीक में जो बैठक हुई है उस बैठक में इस बात को भी उठाया गया कि तकरीबन 70% जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे हैं वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं, जिसका कि सर्वर बाहर है और जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी खतरनाक है। तो जो भी डाटा उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, उस डाटा को आसानी से चोरी किया जा सकता है। जो कंज्यूमर का डाटा है उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिसको डील किया जा रहा है, और उसके मद्देनज़र ये पूरी तैयारी की जा रही है। और अहम बात यह है कि जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ये कहा गया है कि जितने भी फाइनेंशियल टूल्स है वो इस्तेमाल करते हैं, कोशिश ये की जाए कि वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर टूल्स हों और वो बाहर के टूल्स ना हो। कोशिश यही है कि कंज्यूमर को सेफ गार्ड किया जाए। जी। और जो हाल ही में साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हमने देखा है, अलग अलग रैंसमवेयर, WannaCry भी देखा, जूडी देखा, उसको लेकर अब और ज्यादा सरकार सतर्क हो गई है। शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारी डिस्काउंट के नाम पर ई-कॉमर्स कंपनियां उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगी। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय जल्दी ई-कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। आरोप लगते रहे हैं कि कंपनियां बिक्री के दौरान उत्पादों का मैक्सिमम रिटेल प्राइस बढ़ा देती हैं, बाद में उस पर डिस्काउंट भी देती थी। उपभोक्ता को लगता था कि उसे सामान काफी सस्ती कीमत पर मिला है, जबकि बाजार में उसका MRP कम होता था। ई-कॉमर्स कंपनियों की दलील थी कि सेलर्स उसके प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में उन्हें पुख्ता करना होगा कि उत्पाद का MRP बढ़ा चढ़ाकर न दिखाया गया हो। विभाग इस पर अगले हफ्ते गाइडलाइंस भी जारी करेगा।
मेरे सहयोगी असीम मनचंदा इस पर और जानकारी के लिए। असीम, कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय को एमआरपी पर गाइडलाइंस लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है अभी? देखिए, अक्सर ऐसा देखा गया था कि ई कॉमर्स कंपनियां जो है किसी भी प्रोडक्ट जब सेल लगाती थी तो जो प्रोडक्ट था उसकी कीमत जो है वो बढ़ा देती थी और उसके बाद दिखाते थे कि हम ये सेल में आपको काफ़ी सस्ता दे रहे हैं। तो जो उपभोक्ता था वो इसके झांसे में जो है वो आ जाता था, उसको लगता था कि ये 5,000 का प्रोडक्ट जो है उसको काफ़ी सस्ते में 2,000 रुपये में मिल रहा है और कितना डिस्काउंट जो है वो कंपनी दे रही है। लेकिन अब जो ई कॉमर्स कंपनी ऐसा नहीं कर पाएंगी, एमआरपी से जो है ज़्यादा प्रोडक्ट का वो नहीं रख पाएंगी। जो भी कोई पैकेज कमोडिटी अगर वो अपनी वेबसाइट पर बेचते हैं तो ई कॉमर्स कंपनी की ये जिम्मेदारी होगी कि उसका कीमत जो है किसी भी तरह से बढ़ा चढ़ा करके जो है दिखाई ना जाए। तो जो असली जो सेल है उसका असली पर्पस जो है वो सामने आ जाएगा कि ये सेल जो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंज्यूमर को ठगा जा रहा है कि कीमत जो है उसकी बढ़ा चढ़ा कर दिखाई दी जा रही है और उसके बाद जो है डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है। तो अगले हफ्ते ये कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की गाइडलाइन जो है वो जारी हो जाएंगे और ई कॉमर्स कंपनियों को इसका पालन जो है वो करना होगा। बहुत शुक्रिया असीम जानकारी के लिए। इनफैक्ट कंज्यूमर्स के लिए एक और अच्छी खबर है क्योंकि अब जल्दी कंपनियों को प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कीमत और एक्सपायरी डेट बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़ेगा। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने पैकेजिंग कमोडिटीज नियमों में बदलाव किए थे जिन्हें कानून मंत्रालय ने मंजूरी भी दे दी है। अब कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय अगले हफ्ते इन नियमों को नोटिफाई करेगा। बार कोडिंग में प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारी होगी। यह भी बताएं, जी बिजनेस ने सबसे पहले इस बात की जानकारी आपको दी थी कि कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय पैकेजिंग पर एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कीमत और एक्सपायरी डेट बड़े बड़े अक्षरों में लिखने के लिए नियम लाने जा रहा है। न्यूज़ एट 4 के इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।